Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will discuss about accounting principles, and under accounting principles we will discuss about prudence of conservatism principle, cost concept or historical cost principle, matching concept or matching principle, dual aspect or duality principle, revenue recognition concept, verifiable objective concept. सबसे फर्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है. ठीक है, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का प्रिंसिपल है. वो क्या बोलता है? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. मतलब आप पहले से अनुमान मुनाफे का मत लगाओ, लेकिन आप पहले से पूरी तैयारी करके रखो अपने लॉसेस का. ठीक है, इट टेक्स इन टू कंसिडरेशन ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स. जो प्रूडेंस का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमें पहले से ही पूरी तैयारी रखनी है जो भी पॉसिबल लॉसेस है उनकी, भले ही हम प्रॉफिट्स पे इतना ध्यान न दें. ठीक है, अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं बिजनेस में, ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है उसके थ्रू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होते हैं, ठीक है, डू नॉट पेंट अ बेटर एप्लीकेशन, अ बेटर पिक्चर देन व्हाट इट एक्चुअली इज. इसके थ्रू क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एकदम सही पिक्चर बना के देते हैं, बहुत अच्छी या बहुत बेटर पिक्चर नहीं बना के देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे, बहुत मुनाफे पहले से ही हम शो नहीं करके रखेंगे, लेकिन हम लॉसेस को पहले से ही शो करके रखेंगे, उनकी तैयारी करके रखेंगे. इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बहुत बेटर पिक्चर शो नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअली में सिचुएशन थोड़ी अच्छी होगी, भले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतनी अच्छी पिक्चर शो नहीं कर रहे हैं. जो क्लोजिंग स्टॉक है हम उसे वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, दैट इज मार्केट वैल्यू. ठीक है, हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं किस पे, लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू में हमें उसकी मिलेगी जब हम उसे बेचेंगे तो. ठीक है, नेक्स्ट, मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अगर सपोज हमारे कोई डेटर्स है वो हमें पैसा नहीं दे पा रहे हैं और हमें लगता है कि वो नहीं दे पाएंगे हमें फ्यूचर में, तो हम उसके लिए अलग से ही प्रोविजन बना के रखते हैं, अलग से ही पैसा निकाल के रखते हैं. तो ये क्या हो गया, प्रूडेंस का प्रिंसिपल हो गया. मतलब फ्यूचर में हमें जो लॉस होने वाला है उसकी हमने पहले से तैयारी कर ली, प्रोविजन बना के रखा, मतलब फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसकी हमने पहले से ही तैयारी करके रखी है, जिससे हमें बाद में एकदम से झटका ना लगे. डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन एंटिपेशन ऑफ बैड डेट्स एंड बैड डेट्स. मतलब फ्यूचर में बैड डेट हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट दे देंगे डेटर्स को, जिससे वो हमें टाइम पर पेमेंट कर दें. ठीक है, जो प्रूडेंस या कंजर्वेटिविज्म प्रिंसिपल होता है वो प्रिस्क्राइब करता है दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड. जो ये प्रिंसिपल है उसका ये मानना होता है कि जो भी फ्यूचर में हमें लॉसेस होने वाले हैं या जो भी एक्सपेंसेस होने वाले फ्यूचर में, हम उसे पहले से ही पता लगा लें और उसको पहले से ही कंसिडर कर लें. ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें लाइबिलिटीज क्या रहती है, ओवर स्टेटेड रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे लाइबिलिटीज हो जाती है. ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, एक ड्रॉबैक भी होता है. ठीक है, क्योंकि ड्रॉबैक क्या होता है, उसे हम यूज कर सकते हैं एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के लिए. बाय क्रिएटिंग एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन एंड दस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन. ठीक है, हम पैसा अलग से निकालते जा रहे हैं इन सब लॉसेस के लिए, बल्कि एक्चुअली में ये लॉसेस हुए नहीं है, हम पहले से प्रेडिक्ट करके इन लॉसेस के लिए अलग से पैसा निकाल रहे हैं. तो उससे क्या होता है, हमारी लाइबिलिटीज ओवर स्टेटेड हो जाती है और हमारे जो स्टेटमेंट्स है वो हमारी ट्रू और फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट नहीं कर पाते हैं. लेकिन फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों अपनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे हम लॉस के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे, एकदम से हमें डिस्टर्ब नहीं होगी, एकदम से हमें झटका नहीं लगेगा. ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल हम लगाते हैं
हमें इसे पूरे ध्यान से लगाना पड़ता है, कॉशन के साथ और केयर के साथ लगाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा ही इसे अप्लाई कर दिया तो डिस्टॉर्शन भी हो सकता है, मतलब बहुत ही हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है बहुत ही गलत भी हमारे जो ट्रांजैक्शन है शो कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो भी हमारे असेट हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं उसी प्राइस पर जिस प्राइस पर हमने उसे खरीदा है या अक्वायर करा है, ठीक है। An asset is recorded in the books of accounts at the price paid to acquire it, and the cost is the basis of all subsequent accounting of the asset. Asset is recorded the cost at the time of purchase. जब परचेज के टाइम पर जो उसकी कॉस्ट थी उसी कॉस्ट पर हमने उसे रिकॉर्ड करा है, बट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। फिर हम उस कॉस्ट उस वैल्यू को सिस्टमैटिकली रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, क्या अप्लाई करके, डेप्रिसिएशन लगा कर उसकी वैल्यू को हम वापस से सिस्टमैटिकली क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जो मार्केट वैल्यू होती है कोई भी एसेट की वो टाइम के साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंज हो सकती है, लेकिन अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए हम बुक वैल्यू पे ही उसे शो करते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। कॉस्ट एट विच इट वॉज परचेज माइनस डेप्रिसिएशन प्रोवाइड अप टू डेट। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमने कोई एसेट को परचेज करा है 5 लाख में, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ मार्केट वैल्यू क्या हो गई उसकी, या तो 4 लाख हो गई या फिर 7 लाख हो गई। लेकिन 4 लाख 7 लाख वैल्यू होने के बावजूद भी हम उसे बुक्स में किस पे शो करेंगे, 5 लाख पर ही शो करेंगे, ठीक है। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से जो ऑब्जेक्टिविटी होती है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मतलब कोई भी पर्सन उस चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उसके पर्सनल बायस से, जजमेंट के हिसाब से। मतलब वो अपनी जजमेंट के हिसाब से अपने हिसाब से मार्केट वैल्यू डिसाइड करके एसेट की मार्केट वैल्यू, मतलब एसेट की मार्केट वैल्यू पे वो उस एसेट को शो नहीं कर सकता। उससे उस एसेट को केवल उसके जो भी कॉस्ट थी जिस टाइम उसने अक्वायर करा था, जिस पे शो करा था, उस पर ही उसे शो करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यूज को हमेशा हमें मैच करना चाहिए एक्सपेंसेस से, ठीक है। जब हम रेवेन्यूज को मैच करेंगे एक्सपेंसेस से तभी हम किसी बिजनेस का सही प्रॉफिट को हम निकाल पाएंगे या एस्टिमेट कर पाएंगे, ओके। Profit earned by the business during a period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn the revenue, ठीक है। हमें एडजस्टमेंट्स करना चाहिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के, हम उसे मैच करते हैं उसके रिलेटेड रेवेन्यू से, ठीक है। हम कैश रिसीव्ड या कैश पेड को नहीं इंक्लूड करते हैं, हम रेवेन्यू जो हमें मिला है और जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं उसे हम इंक्लूड करते हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करते हैं। मतलब केवल कैश से मतलब नहीं है, जो हम उधार में ट्रांजैक्शंस करते हैं उसे भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल हम क्यों फॉलो करते हैं, जिससे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने वो एक ट्रू और फेयर व्यू दे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजिशन का। तो ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये जो प्रिंसिपल है डुअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल, वो क्या बोलता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके हमेशा 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और वो भी इक्वल अमाउंट से होता है, ठीक है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन 1 और मोर अकाउंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राहुल ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है और उसमें वो कैपिटल कितना लेकर आया, 1 लाख का। इसमें क्या, इस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स है। सबसे पहला क्या, 1 लाख का कैश आया है, मतलब हमारे बिजनेस में एसेट आई है, और दूसरी तरफ क्या है, बिजनेस की जो लाइबिलिटी है राहुल के तरफ वो कितनी बढ़ जाएगी, 1 लाख की। जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो इस केस में जो कैपिटल है मतलब इक्विटीज है वो किसके बराबर हो गया, कैश के बराबर हो गया, 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। फर्दर अगर कोई एंटरप्राइज बोरो करती है कुछ अमाउंट बैंक से, तो उससे क्या होगा, कैश जो है, एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमारी जो लाइबिलिटी है हमने बैंक से बोरो करा है
तो वो भी साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें हमारी बोरोइंग्स किसके बराबर होगी, हमारे एसेट्स के बराबर हो गए। तो इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो इक्वेशन क्या है, ओनर्स इक्विटी या फिर कैपिटल प्लस क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स। क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स मतलब लाइबिलिटीज, वो हमेशा किसके बराबर होगा, असेट्स के बराबर होगा। ठीक है, असेट्स हमेशा किसके बराबर होंगे, ओनर्स इक्विटी मतलब जो भी बिजनेस में कैपिटल लगाया है ओनर्स ने, प्लस के क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स मतलब बाहर से जो हमने उधार लिया है, लाइबिलिटीज के बराबर होगा। ये पूरी अकाउंटिंग की फंडामेंटल इक्वेशन है। ठीक है, इसी पे हमारी पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। और यही इक्वेशन क्या बोलती है कि हर डेबिट के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट होता है, और इसी इक्वेशन को हम पूरे एंटायर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में फॉलो करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया अकाउंटिंग का। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि रेवेन्यू को हम तभी रियलाइज कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं जब वो ट्रांजैक्शन होता है, न कि जब हम एक्चुअली में पेमेंट रिसीव करते हैं या पेमेंट देते हैं। कैश कब मिला या कैश कब दिया उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब वो ट्रांजैक्शन हो गया है तभी हम क्या कर लेंगे, उसके रेवेन्यू को कंसिडर कर लेंगे अकाउंट्स में। According to revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. मतलब वो ट्रांजैक्शन हो चुका है और हमने ये भी पक्का कर लिया है कि हम इसका पेमेंट जो भी इसकी ऑब्लिगेशन है वो हम स्टैब्लिश कर लेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई एक एंटरप्राइज है, उसने अपने गुड्स सेल करे इन February 2018 एंड रिसीव द अमाउंट इन April 2018। तो रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज कर लेंगे, फेब्रवरी में ही हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे जब गुड्स हमने सेल करे हैं, क्योंकि जो लीगल ऑब्लिगेशन है टू रिसीव द अमाउंट इज स्टैब्लिश, क्योंकि हमें लीगल ऑब्लिगेशन मिल गया है अमाउंट रिसीव करने का, कब तक, अप टू सेल्स इन February 2018। और अब एक और एग्जाम्पल है, एन एंटरप्राइज हैज रिसीव्ड एन एडवांस इन February 2018 फॉर सेल्स टू बी मेड इन May 2018। मतलब हमें एडवांस में पैसा मिल गया है February 2018 में, कौन सी सेल्स के लिए, जो सेल्स हमें करनी है मई में करनी है जो हमें सेल्स, लेकिन उसका पैसा हमें February में मिल गया है। तो हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, मई में रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि हमारी सेल्स कब होने वाली है, लीगल ऑब्लिगेशन कब होने वाला है, मई में होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे, मई में। ठीक है, revenue shall be recognized in May 2018 upon sales having been made because the legal obligation to receive the amount is established in May 2018। legal obligation ठीक है कब स्टैब्लिश होती है, May 2018 में। नेक्स्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। जो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या करता है, अकाउंटिंग को फ्री कर देता है फ्रॉम पर्सनल बायस। मैं अपना खुद का पर्सनल चीज़ें मिक्स नहीं कर सकती हूँ अकाउंट्स में। ओके, मेजरमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंसेस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। जो भी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अकाउंट्स में वो किसके बेस पे होनी चाहिए, एविडेंस, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के बेसिस पे होनी चाहिए। उसके पीछे मेरे पास इनवॉइसेस, बिल्स, कैश मेमो, सेल्स बिल्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं अपने मन से पर्सनल बायस से कोई एंट्री नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। जो भी हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स एंटर कर रहे हैं बुक्स में, वो सब किसके बेसिस पे सपोर्ट होना चाहिए, उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए, हमारे पास कैश मेमो होना चाहिए, हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए, सेल्स बिल होना चाहिए। मैं अपने मन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं कर सकती। अगर मैंने कोई एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर रखी है तो मुझे उसका प्रूफ भी शो करना पड़ेगा, उसका प्रूफ मुझे शो करना पड़ेगा। तो ये क्या बोलता है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ओके, नाउ आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड द prudence or conservatism principle, cost concept or historical cost principle, matching concept or matching principle, dual aspect or duality principle, revenue recognition concept, verifiable objective concept. Thank you.